ओवरऑल जो हुकूमत की तरफ से जिन चीज़ों के बारे में माजी में गिनवाया जाता रहा कि यहाँ इस्लाहात नहीं की गई, यहाँ कभी कोशिश ही नहीं की गई कि आप रिस्ट्रक्चरिंग करें, यहाँ बस जिस तरीके से चल रहा है आवाम का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है। अगर यहाँ स्पेसिफिकली हम बात करें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, अभी पिछले दिनों जो है वो स्टील मिल्स का तस्करा बहुत छिड़ा, PIA के हालात देख लें, लॉसेस बिलियंस एंड बिलियंस के लॉसेस जो हैं वो चल रहे हैं। सो ऐसे में ये आपको क्या लगता है कि ये बेहतर पॉलिसी है, ये जो अभी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक इसको हुकूमतें जो हैं वो आर्टिफिशली अफ्लोट रखने की कोशिश करती आई हैं? देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो 2 मिनट में सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर बात करूँ। इसका सिलसिला यहाँ से कंस्ट्रक्शन का बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में। आई थिंक ये कंस्ट्रक्शन जो है हमारे पूरे पैनल का फेवरेट टॉपिक है, ज़रूर कीजिए। इम्पोर्टेंट है, जो इसका ताल्लुक तालीम और सेहत से भी है, इसलिए मैं इजाज़त मांग रहा हूँ आपसे। देखिए, पहले शुरू इस तरह से हुआ कि इस हुकूमत ने कहा कि जी जो प्रॉपर्टीज़, जायदादें, बिल्डिंगें पाकिस्तान में मौजूद हैं, हुकूमत की दस्तरस में हैं, चोरी के पैसे से बनाई गई, रिश्वत के पैसे से बनाई गई, उनको 1.5% 1.5% पर एमनेस्टी दे दी। जो मैं बैंक में पैसा रखता हूँ उसके जो मुनाफा है उस पर 15% टैक्स है, इनको 1.5% पर दे दिया गया। तो सवाल ये उठाया गया कि भाई प्रॉपर्टी तो आपके दस्तरस में है, आपके कंट्रोल में है, क्यों आप 1.5% दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था और ये कहा गया कि ये प्रॉपर्टी माफिया के कंट्रोल में आ गई हुकूमत। मैंने नहीं कहा, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जो 1.5% था ये दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम था, ऐसे कभी नहीं हुआ कहीं भी। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये कहा गया कि जो इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके असासे ज़ब्त कर लेंगे। ये कानून बना दिया गया, लेकिन वो इनके लिए वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इन पर भी और किसी पर भी नहीं हुआ। मगर उसके बाद आया पहला स्टेज, ये हुआ कि इसको जो है वो स्टेट बैंक ने ये कहा कि हम सनतों के लिए मराद पर कर्जे देंगे, स्टेट बैंक की पॉलिसी आ गई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी कंस्ट्रक्शन को हमने सनत का दर्जा दे दिया गया, यानी मराद इनको भी मिल जाएंगी। और उसके बाद जो है ये कहा गया कि अब काला धन भी इसमें इस्तेमाल कर लें। तो वो जो कानून था पाकिस्तान का कि जनाब जो इस एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके असासे ज़ब्त करेंगे, वो करने के बजाय उन्होंने उनको फिर एमनेस्टी दे दी। अगर उस कानून पर अमल करते तो कोई प्रॉपर्टी के अलावा तमाम चीज़ों पर कोई 900 अरब रुपये हुकूमत को आराम से मिल सकता था, लेकिन ताकतवर तबके नाराज़ हो जाते। अब इसी में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने भी एक सेहत की बात की, तो आप ये बताइए कि हम तालीम और सेहत में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एजेंडा था उससे 1600 अरब रुपये हम इस साल कम खर्च कर रहे हैं। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि जिन असासों ने एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया उसकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो आप बग़ैर कानून में कोई तब्दीली किए बग़ैर ले सकते हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि 900 अरब रुपया इन लोगों से लेके और ये तालीम और सेहत पर कर दें? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का मसला शरह नमू नहीं है। मेरा इस वक्त मसला है रोज़गार नंबर 1, दूसरा मसला है सेहत और तीसरा मसला है फूड सिक्योरिटी, जिसकी फरहान साहब ने बात की। तो इसका मतलब ये कि मुझे अब ये पैसा लेना चाहिए। और ये अंदाज़न जो हुकूमत और वजारत ख़जाना कह रहे हैं कि इतने लोग बेरोज़गार हो सकते हैं, मज़ीद 10 लाख का फिगर अभी हमारे पास आ रहा है, लेकिन हुकूमत के पास सरकारी आदादोशुमार में आपको ये पता ही नहीं है कि बेरोज़गार अफराद कितने हैं। असद उमर साहब ने उस दिन कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब दिया है कि हुकूमत के पास कोई डाटा नहीं है कि कितने बेरोज़गार हैं। सो आप खुद अंदाज़ा कर लेना चाहिए। इसमें एक बात आपको तजवीज़ मेरी है, मैं इसमें एक तजवीज़ दे रहा हूँ, उसमें हुकूमत के बजट पर एक पैसा नहीं जाएगा और पाकिस्तान में बेरोज़गारी में बड़ी हद तक कमी होगी। ये मैंने कई महीने रिसर्च करके बनाई है, 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त 51,000 बोरोवर्स अकाउंट्स हैं 22 करोड़ की आबादी में, जिन्होंने बैंकों से 7,000 अरब रुपया कर्जा लिया हुआ है, जो कि कुल कर्ज़ों का 85% है। मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि 800 अरब रुपये आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एहसास प्रोग्राम से दे दिए, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ 150 अरब रुपए के आप कर्जे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक, घरेलू ख़वातीन और छोटे किसानों को दें 150 अरब के। तो बैंक ये कहेंगे जी आप कोई 20% की हमें सिक्योरिटी लाएं, जिसको इक्विटी कहते हैं। तो 150 अरब के कर्ज़ों पर आप 50 जो है वो अरब रुपया जो आपका बेनज़ीर इनकम में बजट में एहसास प्रोग्राम में रखा हुआ है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें। अब आपको ये सोचना है कि जो 51,000 लोगों को जो आपने दिया है उसका चंद फीसद आप करोड़ों लोगों को नहीं दे सकते, इस तरीके से देंगे। और उसमें कंडीशन ये लगाएं
कि ये जो उनको अगर 2 लाख रुपए एक आदमी को चाहिए है तो 1.5 लाख उसको कर्जा मिलेगा, 50,000 एहसास प्रोग्राम से जाएगा, मगर उसकी शर्त ये होगी अगर उसने कर्जा वक्त पे अदा नहीं किया तो ये जो 50,000 दिया गया था ये भी काबिले वापसी होगा। इस किस्म की स्कीम बनाएंगे तो ना निजी शोबा आपको दे सकता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। और अब तो ये एक स्कीम है। और दूसरी बात ये थी कि कंस्ट्रक्शन का शोबा बिल्कुल आप दें, लेकिन उनसे ये रोजगार जनरेट कर सकते हैं। ओके, ये मैं डिस्पेंसरियां बनाएं और राइट, मैं अशफाक तोला साहब आपकी तरफ आती हूँ। मेरा वो सवाल जो रह गया था वो आपकी तरफ लाती हूँ, क्योंकि आजकल बहस फिर से चल रही है उन इदारों की जो कि पाकिस्तान के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए वाइट एलिफेंट्स साबित हो रहे हैं, जो बाकायदा वेंटिलेटर्स पे हैं। एक स्टील मिल जो कि बंद पड़ी हुई है, रेलवेज़, PIA, ये वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं जिनका जिक्र ख़ुद इमरान खान साहब ने किया था या उनके मंशूर का भी हिस्सा था। सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? क्या करें? ये प्राइवेटाइजेशन की जो बात है, चले जाएं क्योंकि अभी भी उसमें आपको कहीं और ना जाएं, आपके अपने ऐवान के अंदर इफ्स एंड बट्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। एक ही जमात जो हुकूमत में हो उसकी कोई और पॉलिसी होती है, अपोजिशन में जब वो बैठी होती है तो कुछ और कह रही होती है। सवाल की सूरत में मैं फिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपकी तरफ भी लाऊंगी मामला कि अकाउंटेबिलिटी, वो मामला जिस पर हमने देखा कि बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत सारे खदशात उन्होंने ज़ाहिर किए, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए कि एक ऐसी फ़ज़ा जो है वो पैदा की जा रही है कि कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना करे या बिज़नेस जो है वो ना चल सके। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात तो चलें अपनी जगह पर हैं, एक ये जो पूरी इन्वायरमेंट अकाउंटेबिलिटी को लेकर बनी, इस पे आप क्या समझते हैं कि कितना अमल दखल है इसका इन सारी चीज़ों को डिक्लाइन की तरफ लाने का? और इसी के साथ अगर मैं ऐड करती चलूँ, ये माफियाज़ का जो जिक्र हुआ था, हमने देखा IPPs के मामले में भी ऑब्वियसली पावर सेक्टर का वो इतना बड़ा एक स्कैंडल हमारे सामने आया, शुगर माफिया, ये गंदम का बहरान पैदा हुआ, उसमें भी माफिया। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि इस मुल्क में माफिया ऐसे काम कर रहे हैं जो मेरी हुकूमत को चलने नहीं देना चाहते। अब चीनी की जो रिपोर्ट आई उस पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी कमीशन रिपोर्ट पर स्टे ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि फिर इमरान खान क्या करे, वो तो कार्रवाई करने जा रहा था जी चीनी कमीशन रिपोर्ट पर, उसने तो तमाम इदारों को SCCP, FIA, FBR, NAB सबको लगा दिया इस काम पे, लेकिन अदालत ने मना कर दिया। सो ये दोनों चीज़ें आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं इनका बहुत असर हुआ है सोसाइटी में इस मामले में। आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, ये थोड़ी सी इजाज़त दे दें, मैं 2-3 जुमले जो पिछली बात थी उस पर कर लूँ तो इस पर आ जाऊँगा। देखिए, पहले हम ये समझ लें कि पाकिस्तान में जो माशी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं बेशतर वो बनाई जाती हैं ताकतवर तबकों के दबाव पर, उनके प्रेशर पर, उनकी धमकियों पर। इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। ये मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसियाँ बहुत कम होती हैं, नंबर 1। नंबर 3 ये कि जैसे आपको याद होगा टैक्सों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने चेयरमैन की हैसियत से कहा था कि मैं इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी पॉलिसी नाफिज कर दूंगा। अब ये अदल पर मबनी पॉलिसी तो ये 5 साल भी नाफिज नहीं कर सकते। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे यहाँ NFC अवार्ड आ चुका था, जो 5 साल KP में थे 2013 से 2018 तक, उसमें टैक्सों की पॉलिसी वही थी जो सिंध और पंजाब में थी। जो कुछ उन्होंने अपने मंशूर में लिखा था 2013 में, उससे 100% इनराफ किया KP में और अब भी कर रहे हैं। तो ये कोई फ़र्क नहीं है, बुनियादी चीज़ वही है कि वो ताकतवर तबकों के दबाव पर करते हैं। एक तो ये बात मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात ये थी कि जिस वक्त हमारी पॉलिसी इसके मुताबिक चलती हैं, तो आप ये देखिए कि जो 25 साल से मुख्तलिफ हुकूमतें, इस IMF, वर्ल्ड बैंक कह रहा है टैक्सों का, वो इस्लाहात नाफिज करने के लिए काबीना, ये वाली पिछली वाली पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ वो तैयार नहीं हैं। और पाकिस्तान में माफियाज का इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो माफियाज जब चाहें हुकूमत को गिरा सकते हैं। अगर मैं आपको सबूत दूं कि जब फौजी हुकूमत थी मुशर्रफ साहब की, उसमें जब चीनी का स्कैंडल आया था, उसके कुछ किरदार आज भी मौजूद हैं, आज भी वही हैं जो इन्वॉल्व, कुछ लोग जो उस वक्त थे। तो जिस वक्त उसमें उन्होंने ये कहा था NAB ने कि मैं इंक्वायरी करूँगा, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, तो मैंने ये लिखा था कि अगर NAB ये इंक्वायरी कर दे तो उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे। 24 घंटे के अंदर NAB का बयान आएगा जी हमें अहकाम मिल गए, हम इससे दस्तबरदार हो रहे हैं। और वही पार्टियां जो हैं वो आज भी बहुत सारी हुकूमत में भी हैं, पार्लियामेंट में भी। अब आपने ऑयल की बात की, देखिए एक मुशर्रफ के और आज भी वो चीज़ मुमकिन नहीं है। तो एक मिसाल दूँ तो आपको पता चल जाएगा। जस्टिस भगवान दास ने ऑयल के कई सौ अरब रुपए का नाजायज़ मुनाफा कमाने की रिपोर्ट दे दी,
जस्टिस भगवान दास, तो उस पर कार्रवाई होती रही। आखिर में एक साहब को रेफ़र किया गया, उन्होंने लिखा कि ये जुराइम और गलतकारियाँ नेक नियति से किए गए थे, इसलिए इसको क्लोज़ कर दें, और वो क्लोज़ हो गया। वही चीज़ आज हो रही है। हुकूमत चाहे भी, यानी इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके जो काबीना के लोग हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो तैयार नहीं होंगे, उनके MNAs तैयार नहीं होंगे, उनके सेनेटर्स तैयार नहीं होंगे, सूबाई असम्बलियाँ तैयार नहीं होंगी, तो उनके अपने हैंड पिक लोग हैं। और KP में भी नहीं किया था 2013 से 18 तक। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा एक फ्यूडल सिस्टम है, हमारा माफियाज का कंट्रोल है, इसीलिए हमारी जो ग्रोथ रेट है 1980 से आज तक वो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से बहुत पीछे है। तो कोई तो वजह होगी, कर्जे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, असासे बेचे जा रहे हैं, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और हम तालीम का बजट कम कर रहे हैं। कोरोना का मसला है, सेहत का मसला है। सेहत और तालीम में इस हुकूमत ने भी अपने मंशूर से 1600 अरब रुपए कम मुख्तस किए हैं। तो नैब जो है वो एक ऐसा इदारा है, मैं आपका जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसकी पहले अपनी कॉम्पिटेंस की नहीं, उसके पास नहीं है। मैं उनका एक लेटर देखा था जो उनके वेबसाइट पर है, उसमें कम से कम 8 टेक्निकल गलतियां थी। और एक जुमला और मैं बता दूं, उसमें उन्होंने ये कहा था, प्रेजेंट चेयरमैन ने, कि हमने अब तक 289 बिलियन वसूली करके कौमी ख़जाने में जमा करा दिया है। अब कौमी ख़जाने में तो 20 अरब आए थे टोटल, और वो ये कहते हैं हमने 289 बिलियन करा दिए। पार्लियामेंट को भी ये बात पता है, वज़रा को भी ये बात पता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं कि वो एक दूसरे एक खत से आगे नहीं जाते और आवाम कुछ ले जाते हैं। ये है वो बुनियादी मसला। नैब की इस्लाह की ज़रूरत थी, नैब के फर्क काटे गए, मगर नैब के पास कॉम्पिटेंस ही नहीं है। मैं तो आप भी कह रहा हूँ कि एक लेटर में 8 टेक्निकल गलतियाँ थी, उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है। और जब वो ऐसे दावे करेंगे तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगर ऐसा कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर क्या होगा वहाँ पर?